नमस्कार, आप देख रहे हैं द राइट न्यूज। मैं हूं सुप्रिया। आज हमारे साथ द राइट कॉन्वर्सेशन में एक बहुत स्पेशल गेस्ट हैं, अर्थ साइंटिस्ट, जिन्होंने अंटार्कटिका जैसे ठंडे और मुश्किल इलाके में काम किया है। और इनका काम सिर्फ साइंस तक लिमिटेड नहीं, बल्कि हम सब के लिए एक इंस्पिरेशन है। मैं वेलकम करती हूँ डॉक्टर मनोज पंडित का। इन्होंने अपने बिजी शेड्यूल से हमारे स्टूडेंट के लिए टाइम निकाला और एक मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशन के लिए आज हम यहाँ मौजूद हैं। वेलकम डॉक्टर पंडित। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और दर्शकों का भी अभिवादन। मेरे लिए एक बड़ी गर्व का विषय है कि मुझे आपने यहाँ बुलाया और अपनी कुछ बात कहने के लिए का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। सो डॉक्टर पंडित, हम आपसे जानना चाहेंगे आपके बैकग्राउंड के बारे में। अंटार्कटिका जैसे ठंडे इलाके में आपने साइंटिस्ट का काम किया है, तो ये काम पहले तो आपको क्या फैसिनेट किया कि आप साइंस के लिए काम करें, और दूसरा जब आप वहाँ गए तो आपका सबसे पहला थॉट क्या था? जब आपने बात की अंटार्कटिक की और इन थॉट्स की, तो बहुत सारे थॉट्स इस समय दिमाग में आ रहे हैं। सबसे पहला तो एक एक करके मैं लेता हूँ इन बातों को। सबसे पहले तो अंटार्कटिक के बारे में या मेरा बैकग्राउंड के बारे में आपने कहा कि मैं बेसिकली अर्थ साइंटिस्ट हूँ, जिसको हिंदी में भूवैज्ञानिक कहते हैं, और इसकी कई सारी अलग अलग ब्रांचेज हैं। तो मेरा एरिया जो वो ग्लोबल टेक्टोनिक्स है। तो हम लोग, और बड़ी सिंपल भाषा में कहूँ तो हम लोग ये देखते हैं कि ये जो वर्तमान में जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं और समुद्र हैं, इनका जो कॉन्फ़िगरेशन है ये बदलता रहा है। तो जो हमारे पड़ोसी हैं इस वक्त वो कहीं और थे, और इसी संदर्भ में अंटार्कटिक और भारत एक समय में साथ साथ हुआ करते थे। और भारत की जो स्थिति थी, जो आज के मुकाबले में बहुत दक्षिण में थी अंटार्कटिक के साथ में, और हम लोग वहाँ से खिसक के इस पोजीशन में आ गए। तो मेरा जो काम था वो बेसिकली उस लिंकेज को स्टडी करने का था, और ये एक फैसिनेशन था। और दूसरी बात है कि अंटार्कटिक अपने आप में एक बड़ा फैसिनेटिंग है, क्योंकि जिसको हम कह सकते हैं कि ये आउट ऑफ द वर्ल्ड प्लेस, इसमें हर चीज़ जो है एबनॉर्मल है, जिसको नॉर्मल कहते हैं वो वहाँ पे बिल्कुल अलग लगती है। तो एक फैसिनेशन था, और अपने काम के लिए भी था। तो कोई डेटा वहीं से आ सकता था। तो ये अंटार्कटिक जाने का मेरा ये शुरुआत वहाँ से हुई। लेकिन अंटार्कटिक जाना इतना आसान नहीं है, और उसके लिए आपकी अपनी प्रोजेक्ट, अपना रिसर्च, और फिर सबसे बड़ी बात यह कि एक फिज़िकल फिटनेस वहाँ पे ख़ास तौर से, क्योंकि जो अंटार्कटिक की जो जर्नी है वो एक्सपीडिशन है। वहाँ कोई नहीं रहता, सिर्फ आप ही जाते हैं। आपको अपना मैनेज खुद करना पड़ता है और सारी व्यवस्था खुद करनी है। और एक महत्वपूर्ण बात यह कि आप फिज़िकली फ़िट हों, और उसके लिए 3 दिन आपको एम्स में अच्छी तरह से ठोक बजा के देखा जाता है। और फिर 3 हफ्ते की ITBP का जो ट्रेनिंग सेंटर है, वहाँ आपको एक्लिमेटाइजेशन की ट्रेनिंग दी जाती है। उसके बाद आप अंटार्कटिक जाते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग जर्नी रही है। तो डॉक्टर पंडित, मुझे बताइए कि आपका स्पेशली एरिया ऑफ प्रैक्टिस टॉपिक क्या था रिसर्च का, और उससे हमारे समाज में, लाइक हमारे एनवायरनमेंट में, हमारे अर्थ में क्या ऐसा रियल लाइफ प्रॉब्लम से जुड़ा है जो आपका टॉपिक है, जिससे हमारे जो एनवायरनमेंट है उस पर सुधार आ सके? बहुत ही अच्छा सवाल है, क्योंकि अक्सर ये बात पूछी जाती है कि इतना रिमोट है अंटार्कटिक। और मैं यहाँ आपको एक बात और बता दूँ कि अंटार्कटिक एक इसको कहते हैं फिफ्थ कॉन्टिनेंट, और ये साउथ पोल के चारों तरफ की ज़मीन है जो कि परमानेंटली बर्फ़ से ढकी रहती है। और सिर्फ समर टाइम में 2.5% एरिया जो इसका, जो कि कोस्टल कुछ पार्ट है, वो एक्सपोज हो जाता है। बाकी पूरा का पूरा 98% ये बर्फ़ से ढका रहता है। और आपको जान के आश्चर्य भी होगा कि इसकी बर्फ़ की मोटाई जो है, मैक्सिमम मोटाई 4.5 किलोमीटर है। यानी कि आप ज़मीन से 4.5 किलोमीटर ऊपर खड़े हुए हैं। लेकिन ये इंटीरियर में ये साउथ पोल के आसपास है। तो जैसे आप कॉन्टिनेंट से अंदर जाते हैं, वैसे वैसे बर्फ़ की मोटाई बढ़ती जाती है। और जहाँ सवाल इसके साथ ये अंटार्कटिक है, तो आर्कटिक भी इसके साथ आ जाता है। हाँ। तो आर्कटिक की जानकारी हमको बहुत पहले हो गई थी। अच्छा। और आर्कटिक जो है बेसिकली ये फ्रोजन ओशन है, नॉर्थ पोल के चारों तरफ। और यहाँ आप पैदल जा सकते हैं। साइबेरिया से अगर आप नॉर्थ में जाएंगे तो पहुँच जाएंगे, अलास्का से जाएंगे तो पहुँच जाएंगे, नदर्न यूरोप से जाएंगे तो पहुँच जाएंगे। लेकिन अंटार्कटिक आप चारों तरफ समुद्र से घिरा हुआ है, और इसीलिए इसकी जानकारी शायद हमको बहुत देर से हुई। 1770 के आसपास पहली बार पता लगा कि कुछ ऐसा और कुछ है सफ़ेद सा, और 1820 में जाके पहली बार कोई आदमी वहाँ पहुँचा। और 1914 में लगभग 1911 में पहली बार साउथ पोल तक कोई आदमी पहुँचा। तो जहाँ तक सवाल आपने इसका अंटार्कटिक की सिग्निफिकेंस का,
अभी पूरा आप जानते हैं कि पूरा विश्व जो है इस समय ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट जी। चेंज को लेकर परेशान है, और जी। अगर और ये निश्चय ही बड़ी भयावह स्थिति है, और अगर जी। हमने अभी कुछ नहीं किया तो आगे आने वाले सालों में हमारा सर्वाइवल खतरे जी। में पड़ जाएगा। जी। और अक्सर आपने देखा होगा कि ये मॉडल्स, ये प्रेडिक्शंस आते हैं जी। कि 2050 में सरफेस टेम्परेचर बढ़ के इतने डिग्री हो जाएगा जी। और 2100 में इतना हो जाएगा। जी। तो मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि जो प्रेडिक्शंस हैं ये किसी ज्योतिषी के प्रेडिक्शंस नहीं हैं, ये डेटा के आधार पे होते हैं। और ये डेटा कहाँ से आता है कि आपके पास्ट क्लाइमेट के जो डेटा है उनको हम आगे प्रोजेक्ट करते हैं। और पास्ट क्लाइमेट का जो डेटा है बड़ा मुश्किल है, क्योंकि पास्ट क्लाइमेट तो खत्म हो गया। सिर्फ एंटार्क्टिक एकमात्र जगह है जहाँ पे हमको ये डेटा मिलता है, क्योंकि इसकी खास बात ये है कि वो इसको कहते हैं वन ऑफ द ड्राइस्ट प्लेसेस। वहाँ रेनफॉल तो होता नहीं है, सिर्फ स्नोफॉल होता है। हार्डली 1 या 1.5 सेंटीमीटर स्नोफॉल पर ईयर होता है। और चूँकि बर्फ़ पिघलती नहीं है इसलिए वो इकट्ठी होती चली जाती है। और पिछले लगभग 1 लाख साल से ज़्यादा का रिकॉर्ड वहाँ पे अवेलेबल है। तो हम लोग उसको ड्रिल करके लाते हैं और उसको एनुअल जो उसको एक एक मिलीमीटर का जो स्लाइस है वो हर 1 साल का डेटा हमें बताता है। और उसमें आप लोग शायद बहुत डिटेल में नहीं जाऊँगा, लेकिन पानी हम लोग सब जानते हैं हाइड्रोजन और जी। ऑक्सीजन से मिलकर बनता है। जी। और ये जो बर्फ़ है ये भी H2O है, पानी का ही फॉर्म है। जी। और इसको जब एनालाइज करते हैं तो इसके जो आइसोटोप्स होते हैं उनके आधार पर हम बता सकते हैं कि टेम्परेचर पिछले साल से कम हुआ है, ज़्यादा हुआ। तो ये जो डेटा है पिछले 70-80 हज़ार साल का, इसका आगे प्रोजेक्शन किया गया और उसके आधार पर बताते हैं कि आगे क्लाइमेट कैसा होने वाला है। तो इसलिए एंटार्क्टिक बहुत ज़रूरी है हमारे इसके लिए, हमारे सर्वाइवल के लिए, ह्यूमन काइंड के। बहुत ही इंटरेस्टिंग है डॉक्टर पंडित। अक्सर हम बुक्स में पढ़ते हैं या कोई आर्टिकल पढ़ते हैं, बट ऐसे इंसान से लाइव बात करना बहुत ही इम्पैक्टफुल काम कर रहे हैं आप। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी डॉक्टर पंडित, हमारे चैनल को बहुत यंगस्टर लोग देख रहे हैं, जी। स्पेशली जो यूथ है, जो बहुत छोटे जगह से बिलोंग करते हैं, और बट वो साइंस में बहुत अच्छा करना चाहते हैं, ड्रीम्स रखते हैं। तो आप उनको ऐसा क्या इम्पैक्टफुल मैसेज देना चाहोगे? पहले तो ये कि एंटार्क्टिक दिक्कत ये कि एंटार्क्टिक के बारे में हमारी जानकारी बहुत कम होती है। नॉर्मली स्कूल्स में इसके बारे में ज़्यादा पता नहीं होता, और अगर क्रॉस रेफरेंस से पता लगता है तो बहुत क्लैरिटी नहीं होती। इनफैक्ट मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मुझे भी नहीं पता था शुरू, मेरी सारी स्कूलिंग हुई उसके बाद भी। ज्योग्राफी में पढ़ते ज़रूर थे, लेकिन वो एक विजुअलाइजेशन नहीं होता था कि किसकी बात की जा रही है। और ये एक बड़ी खास बात इसकी जैसे मुझे अगर इसको डिस्क्राइब करना हो तो मैं इसको लैंड ऑफ एक्सट्रीमिटीज़ कहते हैं जिसको। और हर चीज़ यहाँ पे सुपरलेटिव में है। अंग्रेजी में इसको बहुत आसानी से समझाया जा सकता है कि कोई भी करेक्टर है उसके पीछे EST लगा दे तो एंटार्क्टिक बन जाता है। कोल्डेस्ट, स्टॉर्मीएस्ट, क्या बोलते हैं, रिमोटेस्ट, एवरीथिंग इज एक्सट्रीम देयर। सो और इसीलिए इसकी भी जानकारी भी नहीं। और कभी बात हम लोग अक्सर मिक्स कर जाते हैं इसको आर्कटिक के साथ में, पोलर बियर्स के साथ में मिक्स कर जाते हैं। लेकिन एंटार्क्टिक में बताऊँ कि वहाँ पोलर बियर नहीं होते, वहाँ पेंगुइन्स होती है। पेंगुइन्स, और ये बहुत ही प्यारे जानवर हैं, और जिनको आप उनके साथ में आप पूरा दिन बिता सकते हैं। आपको बिल्कुल बहुत अच्छा लगता है। वो एक सोशल एनिमल है एक तरह से, और बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है उनसे हमें। उनका जो सोशल सिस्टम है बहुत ही स्पेशल है, खासतौर से क्योंकि ये मैंने बताया कि एंटार्क्टिक से ये बेसिकली बर्फ़ है यहाँ, और थोड़ा सा रॉकी एरिया है। तो कोई जितना फूड है वो पानी में मिलता है। तो ये पेंगुइन जो होते हैं, ऑफ कोर्स जो फीमेल पेंगुइन है, अंडे देने का काम फीमेल पेंगुइन का होता है, लेकिन उसके बाद में वो उसका जो मेल पार्टनर होता है वो उसके हैचिंग का काम, उसको सहेजने का काम मेल पार्टनर करता है। और जो फीमेल पेंगुइन है ये पानी में चली जाती है खाने की तलाश में, और ये जब वापस लौटती तब तक पूरी जिम्मेदारी मेल पेंगुइन रहता है। तो इससे हम लोग बात करते हैं, वीमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, हम लोग इक्वल राइट्स की बात करते हैं। शायद इससे बढ़िया उदाहरण कोई नहीं हो सकता कि हम लोग उनसे सीख सकते हैं। और इसके अलावा एक और जो मेरा एरिया नहीं था, लेकिन हम लोग बात करते थे हमारे जो कोलीग से, कि इनका एक बहुत बढ़िया सोशल सेटअप होता है। ये पेंगुइन्स कभी भी हमेशा ओपन में रहते हैं, क्योंकि शेल्टर है ही नहीं वहाँ पे। तो एक्सट्रीम विंटर में क्या करते हैं कि सब इकट्ठे हो जाते हैं, एक झुंड बना लेते हैं। ओके। तो जो सबसे बाहर की तरफ जो पेंगुइन्स हैं वो सबसे ज़्यादा असर होता है उनके ऊपर ठंड का।
और कुछ वक्त के बाद वो अंदर चले जाते हैं और अंदर वाले बाहर आ जाते हैं। और ये सिस्टम बिना किसी रोस्टर के, Wonderful. बिना किसी सुपरवाइजर के चलता है। कोई इसमें कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता कि मेरी ड्यूटी हो गई या दूसरे की हो गई। That's तो wonderful. ये बहुत सारी चीज़ें जो आप सिर्फ वहाँ जाके बैठ के सीख सकते हैं। देख सकते हैं। डॉक्टर पंडित, आपकी जर्नी तो काफ़ी स्ट्रगलिंग रही होगी जब आपने स्टार्ट किया होगा वहाँ अंटार्कटिका में। प्लीज़ शेयर सम ऑफ योर मेमोरेबल एक्सपीरियंसेस। जी हाँ, ये 1980 में शुरुआत हुई थी इस एक्सपीडिशन की। तो जैसे जैसे वक्त बदलता आगे बढ़ते हैं, वैसे वैसे चीज़ें आसान होती चली जाती हैं। तो शुरू के सालों में वाकई में बहुत ही मुश्किल हुआ करता था। ख़ासतौर से आप कम से कम 3-4 महीने के लिए, दो तरह के लोग जाते हैं। एक टीम कहलाती है समर टीम, जो कि 4 महीने में वापस आ जाते हैं, क्योंकि वो जो वहाँ के समर में काम करते हैं, जैसे हम जैसे जो कि फील्ड में काम करते हैं। दूसरी होती है विंटर टीम, जो एक लिमिटेड नंबर वहाँ पे स्टेशन मेंटेन करने के लिए परमानेंटली चाहिए। तो ऐसे लोग हैं जो कि 16 महीने के बाद घर लौटते थे। तो आप इमेजिन कीजिए कितना मुश्किल रहा होगा। और लकीली जब मैं जब गया 2 बार, तो मैं तो समर टीम में गया था। और धीरे धीरे जितनी सुविधाएं दी जा सकती हैं, तो मेरी अपनी जो दो जर्नीज उन दोनों में भी काफ़ी फ़र्क था। पहली बार मैं 2006-07 में गया था, दैट वाज 26 एक्सपीडिशन, और दूसरी बार मैं 34th में गया था 2014-15 में। तो इवन इस 8 सालों में काफ़ी अंतर आ गया था। शुरुआत में जर्नी गोवा से शुरू होती थी शिप, क्योंकि मैंने आपको बताया कि वहाँ पे कुछ भी नहीं है, कोई ये एकमात्र इलाका है जिसमें कोई नेचुरल ह्यूमन हैबिटेट नहीं है। और वहाँ का सारा मैनेजमेंट साइंटिस्ट करते हैं, और साइंटिस्ट की कमेटी करती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि एनवायरनमेंट इज़ अटमोस्ट। वहाँ किसी तरह का कचरा फैलाने की आपको कोई अनुमति नहीं है। आपको सारा कचरा अपना वापस लेके आना पड़ता है। इवन जिसको कहते हैं ह्यूमन एक्सक्रीटा, वो भी आपको इकट्ठा करके वापस लाना पड़ता है। तो और डिग्निटी ऑफ लेबर का बड़ा इंपॉर्टेंट वहाँ पर रोल है कि जो मेंबर्स हैं उनको हर तरह का काम सबको करना पड़ता है। और इसमें किसी तरह का कोई वो नहीं होता, कोई क्लासिफिकेशन नहीं है, कोई डायरेक्टर है या कोई आम स्टूडेंट है या कोई क्लास 4 है, तो सबको कंट्रीब्यूट करना पड़ता है। सबको सफाई सबको करनी पड़ती है, टॉयलेट सबके साफ़ करने पड़ते हैं। किचन में एक स्पेसिफिक डे हर एक की अपनी ड्यूटी होती है, तो कुक के साथ में हेल्प करनी पड़ती है, सारा स्टेशन की सफाई करनी पड़ती है सब। तो एक बहुत बढ़िया एक जिसका कहते हैं टीम वर्क, डिग्निटी ऑफ लेबर, और बहुत कुछ एक्सपीरियंस है ये। डॉक्टर पंडित, जैसा कि आपका एरिया ऑफ प्रैक्टिस स्पेशलाइजेशन अर्थ साइंस में, मैं जानना चाहूँगी, जैसे आपको पता है कि हमारे एटमॉस्फेयर में काफ़ी लैंडस्लाइड्स और बारिश की वजह से कितना नुकसान हो जाता है, तो उसके पीछे क्या रीज़न आपको लगता है? आपके एक्सपीरियंस से आप थोड़ा हमें इस बारे में भी जागरूक कीजिए। जी हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है और बहुत ही व्यापक है, क्योंकि इसका बहुत लिमिटेड बहुत छोटे उसमें आंसर देना मुश्किल है। लेकिन एक चीज़ हम सभी जानते हैं कि ये जो क्लाइमेट चेंज की जो बात हो रही है, जिसको हम कहते हैं, और अगर फिज़िक्स की बात करें तो कोई भी चीज़ नष्ट नहीं होती और कोई भी चीज़ क्रिएट नहीं होती। जो भी है वो यही है, उसका सिर्फ वो बदल जाता है, उसका स्वरूप बदल जाता है। तो जब हम बात करते हैं कि बारिश कम हो रही है, तो कहीं कम हो रही है तो कहीं ज़्यादा भी हो रही है। और इसी तरह से आपने बात की लैंडस्लाइड्स की बात की, तो लैंडस्लाइड एक पर्टिकुलर फिनोमेना है जो कि कई सारे फैक्टर से डिपेंड करता है। उस एरिया की टोपोग्राफी पे डिपेंड करता है, वहाँ की मॉर्फोलॉजी पे डिपेंड करता है, और वो मटेरियल पे डिपेंड करता है। और आप रिसेंटली अभी जो रामबन में काफ़ी बड़ा लैंडस्लाइड हुआ, और आप ये देखिए यहाँ अक्सर होता रहता है। इसका स्केल बदल सकता है, लेकिन ये अक्सर होता रहता है, क्योंकि ये जो पहाड़ हैं ये हिमालय के पहाड़ हैं, और हिमालय के ये जो पर्टिकुलर ये रॉक्स हैं, ये सॉफ्ट रॉक्स हैं, और हिमालय जो खुद एक यंगेस्ट पहाड़ है, तो इनकी एज कम है। जैसे रॉक पुरानी होती है वैसे वैसे वो मजबूत हो जाती है। और ख़ासतौर से जब बारिश होती है, तो बारिश की वजह से फ्रिक्शन कम हो जाता है, और सारा जो ये मास है एक साथ स्लाइड कर जाता है। और तो एक तो हमने जो कंस्ट्रक्शन हमने की है, तो हमने बिना सोचे समझे की है, क्योंकि जब ये हमने डेवलपमेंट को मटेरियल डेवलपमेंट से जोड़ दिया है, और एनवायरनमेंट को बिना ध्यान रखे हम लोग कर रहे हैं, उसका खामियाजा हमको भुगतना पड़ता है। और ये जो क्लाइमेट चेंज के जो इश्यूज़ हैं, जहाँ पे कि पैटर्न इरेटिक हो गया है, उसका एक नतीजा है ये। और चूँकि वल्नरेबिलिटी का इशू है यहाँ पे, अगर बारिश होगी तो ऐसे एरियाज़ में स्लाइडिंग के चांसेस ज़्यादा रहते हैं।
आज हमने बहुत मीनिंगफुल और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में कॉन्वर्सेशन किया, और लाइव इन पर्सन में डॉक्टर मनोज पंडित का एक बार फिर से धन्यवाद करना चाहूँगी कि ये इतना अच्छा काम कर रहे हैं, और स्पेशली हमारी कम्युनिटी के लिए बहुत गर्व की बात है कि ये अंटार्कटिका जैसे कॉन्टिनेंट में काम कर रहे हैं और इन्होंने इतने इम्पैक्टफुल काम किए हैं और अपनी एक्सपीरियंस बताया है यहाँ पे। वी आर सो ग्रेटफुल फॉर यू मिस्टर मनोज पंडित। सो मिलते हैं नेक्स्ट किसी एपिसोड में, वही किसी मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशन के साथ। तब तक के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, जो मैं आप लोगों से हमेशा कहती हूँ, प्लीज़ सपोर्ट अवर चैनल। एंड नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद आपका और आप सभी का।